दीनदयाल जी का जनसंघ का कार्यकाल भी उनके जीवन के अन्य कार्यकालों के जैसा ही था, अर्थात संघर्षमयी था। और यह कहना भी किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं कि यह जो कालखंड था इसमें शून्य से लेकर शिखर तक की जो यात्रा की थी, दीनदयाल जी ने अपने कंधों पर जनसंघ को लेकर की थी। 1967 समीप था, साथ ही समीप थे राष्ट्र के चतुर महानिर्वाचन। तैयारी के दृष्टि से जनसंघ अपने युवा नेतृत्व की ऊर्जावान क्षमताओं के संग अपने विकास के शिखर पर था। कांग्रेस पार्टी हेतु नेहरू विहीन यह प्रथम निर्वाचन था। जनता देश के घटनाक्रमों से शुद्ध थी, बहुत कुछ हो चुका था। 1965 भी हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी हुआ था, फिर बाद इंदिरा गांधी जी भी आ गई थी। तो बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हो रहे थे कॉन्स्टेंटली। और मैं बोलता हूँ ना कि ये 60s 70s का जो कालखंड था राजनीतिक रूप से बड़ा उठापटक वाला रहा है भारत का। तो जनता भी के अंदर भी गुस्सा था, जो कुछ भी हो रहा था। यह वह कालखंड था जिसमें हर गैर कांग्रेसी दल का एक ही लक्ष्य था, कांग्रेस पार्टी का विरोध तथा उसे पराजित करना। इसी कारण निर्वाचन पूर्व गैर कांग्रेसी आधार पर हर संभव प्रयास चले। यद्यपि दीनदयाल जी राजनीतिक छुआछूत के घोर विरोधी थे तथा इस बात के पक्षधर थे कि राष्ट्रहित में विपरीत विचारधारा वाले दलों को भी साथ आ जाना चाहिए, मंच साझा करना चाहिए। परंतु वे हर प्रकार के गठबंधन के भी पक्षधर नहीं हुआ करते थे। कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता जो थे वे पृथक विचारधारामयी दलों से सदा दूरी के पक्षधर थे, परंतु दीनदयाल जी के निकट राजनीतिक छुआछूत भी स्वस्थ परंपरा नहीं थी। दीनदयाल जी ने हमेशा उसको अपोज किया है, राजनीतिक छुआछूत को भी। पर हर प्रकार के गठबंधन हेतु भी उनका मत नहीं था, क्योंकि गैर कांग्रेसी दलों की दुर्बलता तथा आत्मविश्वास विहीनता के कारण निर्वाचन पूर्व यह वातावरण निर्मित हुआ था कि सभी गैर कांग्रेसी दल गठबंधन कर कांग्रेस को चुनौती दें। परंतु ऐसे गठबंधन से जनसंघ को लाभ नहीं था, क्योंकि अधिकांश समय गठबंधन दल जनसंघ के विरोध के कारण कांग्रेस को ही समर्थन दे देते थे। और आज भी यही होता है, बीजेपी को विरोध करने के नाम पर अभी भी बहुत सारे जो दल हैं जो कभी ना कभी हमारे साथ गठबंधन में रहे हों, लेकिन अंततोगत्वा बहुत सारे उनमें से वो कांग्रेस के पास चले जाते हैं। हमने देखा कि चाहे जो वाजपेयी काल में जो हमारे साथ थे वो आज नहीं है, आते रहते हैं जाते रहते हैं। लेकिन हाँ, राजनीतिक छुआछूत नहीं होना चाहिए। आज भी जनसंघ की जो संतान है भारतीय जनता पार्टी, आज भी उसका यही मत है कि राजनीतिक छुआछूत जो है वह स्वस्थ परंपरा नहीं है, उसकी अनुमति नहीं होना चाहिए। इसलिए गठबंधन के लिए हर द्वार हमेशा विकल्प खुले रहना चाहिए। परंतु सही अर्थों में चतुर्थ महानिर्वाचन एक नवयुग का आरंभ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेहरू काल वाली तानाशाही तथा भारतीय राजनीति में कांग्रेस की विकल्पहीनता के युग की समाप्ति थी। वास्तव में अब देश की राजनीति में मिलीजुली सरकारों का युग प्रारंभ होने वाला था। भारतीय जनसंघ ने कांग्रेस के विरुद्ध सर्वाधिक प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे और अपेक्षा अनुसार परिणाम भी वैसे ही आए। लोकसभा में 35 सांसद जनसंघ के निर्वाचित हुए। देखिए, आप अब समझ सकते हैं, यदि आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो गिरती हुई कांग्रेस की स्थिति है, शक्ति है, वह उगते हुए जनसंघ की स्थिति थी। संसदीय टैली के हिसाब से देखें तो थोड़ा बहुत ही फर्क आएगा। जैसी स्थिति आज कांग्रेस की है, लेकिन वो पतन पर है। आप समझिए उस चीज को, अंतर को। जनसंघ की स्थिति 67 के चुनाव के बाद वो थी जो आज की पतन वाली कांग्रेस की है, लेकिन वो उदय वाले जनसंघ की थी। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। एक शक्ति वृद्धि हो रही है और एक कम हो रही है, लेकिन अंकगणित के हिसाब से उस लेवल तक हम पहुंच चुके थे। जनसंघ कांग्रेस के बाद भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा दल बन चुका था। यदि वोट की दृष्टि से चर्चा हो तो जनसंघ का वोट दोनों कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात सीपीआई और सीपीआईएम तथा प्रसोपा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी उस समय हुआ करती थी,
इन दोनों के योग से भी अधिक था। और मत प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो 9.31% वोट, जो कि कांग्रेस के बाद सर्वाधिक था, वो भारतीय जनसंघ को मिला था। 1967 के महानिर्वाचन के पश्चात अपने महामंत्री प्रतिवेदन में पंडित जी ने संसदीय विधानमंडलीय दलीय स्थिति के विषय में व्यापक विवरण प्रस्तुत किया, परंतु दुर्भाग्यवश यह उनका लोकसभा महानिर्वाचन पश्चात का अंतिम प्रतिवेदन था। कई प्रांतों में कांग्रेस का बहुमत समाप्त हुआ, परंतु दिल्ली तथा मद्रास के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर एक दल को बहुमत प्राप्ति नहीं हुई। यहां से मिली जुली सरकारों के युग का प्रारंभ होता है। गठबंधन के इस नव युगोदय ने पंडित जी द्वारा प्रदान किया मार्गदर्शन आज भी भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर संचालन प्रदान करता है। दीनदयाल जी के अनुसार कांग्रेस को रोकने तथा राष्ट्रपति शासन की स्थिति न उत्पन्न होने हेतु पृथक पृथक विचारधारामयी राजनीतिक दलों के संग गठबंधन केवल विधानसभाओं में बहुमत सिद्धि हेतु आवश्यक है। किसी भी दल को अपनी विचारधारा परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती। इन्हीं विचारों के कारण देश से न केवल कांग्रेस पार्टी की विकल्पहीनता समाप्त हुई, अपितु राजनीति से छुआछूत भी समाप्त होती है। इसी दर्शन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को समर्थन दिया था, जिसको एक तरफ से बीजेपी ने समर्थन दिया था, दूसरी तरफ से कम्युनिस्ट पार्टीज ने दिया था। क्योंकि राजनीतिक छुआछूत में हमारा विश्वास था भी नहीं और है भी नहीं, क्योंकि दीनदयाल जी ने तो ये सिखाया ही नहीं था राजनीतिक छुआछूत का। ये परंपरा मूलतः कांग्रेस की रही है और जिसका कांग्रेस अभी भी पालन करती है। आप देखिए, कांग्रेस किसी भी सरकार को जब बाहर से समर्थन देती है तो वो सरकारें चल नहीं पाती, क्योंकि कांग्रेस फिर जिस प्रकार से बिहेव करती है वह सब जानते हैं। तो राजनीतिक छुआछूत कांग्रेस ने परंपरा लाई, हम कभी नहीं उसको मानते, न आज मानते हैं। हमने देखा कि जब कर्नाटक में किस प्रकार से देवगौड़ा के सुपुत्र जब बने कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री, तो वो सबके सामने रोते थे, क्योंकि कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही थी। वो कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे चंद्रशेखर का देखिए, चंद्रशेखर जी की सरकार को किस तरह से गिराया गया था। खैर वो एक अलग विषय है, उस पर किसी दिन और चर्चा करेंगे। परंतु राजनीतिक सफलता के इस कालखंड में भी दीनदयाल जी का चरित्र पूर्णतः प्रचारक वाला चरित्र था। श्री दत्तोपंत जी ठेंगड़ी के अनुसार 1967 में जब विभिन्न संविध सरकारों में जनसंघ के मंत्री शपथ ले रहे थे, तब दीनदयाल जी कार्यालय में बैठे रहते थे। आप ये बताइए कि किसी भी एक दल के, एक युवा दल में जब संविध सरकारें बने और उसके नेता मंत्री के बतौर मंत्री शपथ लें, उसका राष्ट्रीय महासचिव नहीं जाए, ये कैसे हो सकता है। लेकिन दीनदयाल जी का जो चरित्र था वह प्रचारक का चरित्र था। वह सत्ता की चमक से अपने आप को दूर रखते थे। यही कारण था कि आमूमन तौर पर जो कश्मीरी गेट दिल्ली में जो भारतीय जनसंघ का कार्यालय हुआ करता था, दीनदयाल जी वहां रहते थे। दूसरी ओर शपथें चलती रहती थी प्रदेशों में, उनको बुलाया जाता था, बड़ी विनम्रता से मना करते थे, क्योंकि वो अपने आप को ऐसी चकाचौंध से, मीडिया से और सत्ता से दूर रखने में विश्वास करते थे दीनदयाल जी। और यह चरित्र मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कहता हूं, राजनीति के संत को देखना हो तो दीनदयाल उपाध्याय को देख ले। भारतीय जनसंघ का 14वां अधिवेशन कालीकट में था। कई वर्षों से कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों का पंडित जी से जनसंघ के अध्यक्ष पद ग्रहण करने के लिए आग्रह रहता था, परंतु वे विनम्रता पूर्वक इसके लिए मना कर देते थे। किंतु संगठन के आंतरिक कारणवश 67 के कालीकट अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्ष पद स्वीकार किया। अगली कड़ी में हम अध्यक्ष पद के विषय में देखेंगे, उसके बाद की स्थितियों को देखेंगे। मुझे अपेक्षा है कि आप अगली कड़ी भी देखेंगे और देखने से ज्यादा आप समझेंगे दीनदयाल जी के चरित्र को, क्योंकि ऐसे लोग बिरले ही पैदा होते हैं और राजनीति में तो बिरले से भी बिरले पैदा होते हैं।